हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संस्कृत विद डॉक्टर प्रियंका में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आज आपको सिखाने आई हूँ विसर्ग संधि। विसर्ग संधि के हमने और पार्ट्स भी पढ़ लिए हैं और ये अंतिम हम पढ़ने जा रहे हैं। आपको ऐसे ही वीडियोज़ रेगुलरली मिलते रहें, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और पसंद आए तो लाइक करें। और जो और विद्यार्थी यूजीसी नेट या संस्कृत कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो यह जो वीडियो है सभी क्लासेस के लिए उपयोगी है। प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि उन लोगों तक ये जो है पहुंच सके वीडियो, और आपको पसंद आए या फिर कोई कमी इस तरीके से हो या कोई सुधार या कुछ चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही हैं तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, आज हम चलते हैं विसर्ग संधि की ओर। विसर्ग संधि हमने पहले जानी, इसके आगे देखिए अपना ये सूत्र है विसर्जनीयस्य सः। क्या कार्य करता है? यह है आपका जो सूत्र है विसर्जनीयस्य सः, इसका पदच्छेद क्या हो जाएगा? विसर्जनीयस्य षष्ठी विभक्ति का एक वचन है और स प्रथमा का एक वचन है और अनुवृत्ति खर की अनुवृत्ति इसमें आती है और अधिकार अधिकार पदस्य पूर्वत्र सिद्धम संहितायाम सूत्र की वृत्ति यहाँ पर ठीक है, ये खरी इसका अनुवृत्ति आ रहा है। यदि किसी शब्द के अंत में विसर्ग हो और उसके बाद संहिता में खर वर्ण आए, खर अर्थात खर प्रत्याहार के वर्ण आए, तो विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है। राम सु चिनोती छदती टीकते, है ना। इस तरीके से देखो राम मतलब एक साथ ही लिख दिए हैं सारे उदाहरणों को। आप इस तरीके से एक एक को अलग अलग भी समझ सकते हैं। राम है चिनोती, ठीक है, राम है छदती ही, राम है टीकते है ना। तो इस तरीके से आप इनको अलग अलग, जैसे राम चिनोती ही, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से विसर्ग के स्थान पर, यहाँ पर जो विसर्ग दिख रहा है ना आपको, राम है धन चिनोती, ठीक है, तो यहाँ पर स हो जाएगा रामस चिनोती, ठीक है। इसी तरीके से सभी उदाहरणों को इस तरीके से विसर्ग के स्थान पर स आ जाएगा। सबको एक साथ ही लिख लिया है। आप उदाहरण जब आप अपने नोट्स बना रहे हैं तो अलग अलग करके लिखिएगा, उसमें आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी साथ में। इनको हम पढ़ते पढ़ते साथ में अलग अलग लिखते हैं तो आपकी प्रैक्टिस चलती रहेगी। आइए चलिए दूसरे सूत्र की ओर। अगला सूत्र है नृन पे। इसका पदच्छेद है नृन, लुप्त विभक्ति, पे सप्तमी एक वचन, अनुवृत्ति रु न की आदि, अधिकार पदस्य पूर्वत्र सिद्धम संहितायाम अत्र अनुनासिक है पूर्वस्य तु वा, सूत्रवृत्ति नृनित्यस्य रूर्वा पे। नृन शब्द के अंत में जो न है उसके बाद यदि संहिता में प आए तो उस न के स्थान पर विकल्प से रू हो जाता है, नृन पृच्छ। तो यहाँ पर देखो विकल्प से इस तरीके से बन जाएगा। देख रहे हैं ना आप, नृन पृच्छ, नृ यहाँ पर विसर्ग है ना, और फिर प्रच, फिर यहाँ पर अनुस्वार है ना, विसर्ग से पहले फिर प्रच, यहाँ पर अनुनासिक और विसर्ग है। इसके बाद में ये आपका जीवामूल्य का हो गया, है ना, उपदमानीय का हो गया, और यहाँ पर अनुस्वार के बाद में विसर्ग उपदमानीय हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से नृन प्रार्थयते, प्रार्थये, तो ये इसी तरीके से यहाँ पर भी विकल्प वाले रूप बन जाएंगे। अर्थात देखो सभी में नृन शब्द आ रहा है तो नृन शब्द के अंत में न है, नृन के बाद में क्या है? न है, और उसके बाद में संहिता में प वर्ण आ रहा है, पवर्ग का प्रथम, तो उस न के स्थान पर विकल्प से क्या होगा? ये रू हो जाएगा, ठीक है, विकल्प से होगा। तो एक बार तो हम पक्ष वाला रूप बनाएंगे और एक बार विकल्प वाला रूप बनाएंगे। आगे देखिए, कुपवो क पौच,
तो विच्छेद इसका हो जाएगा, सूत्र का विग्रह हो जाएगा कोपो, सप्तमी का द्विवचन है, क पो प्रथमा द्विवचन का, और च अव्यय हो गया। अनुवृत्ति विसर्जनीय से, अधिकार पदस्य पूर्वत्र सिद्धम संहितायाम, सूत्र की वृत्ति क वर्गे प वर्गे च विसर्ग से, क पौ स्त च द्विसर्ग है। यदि विसर्ग के बाद क या ख आए, विसर्ग के बाद में क या ख आए तो विकल्प से जिह्वा मूल्य विसर्ग हो जाता है विकल्प वाला, और पक्ष में इसी प्रकार यदि विसर्ग के बाद प फ आए तो उपदमानीय हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए राम है क, राम है क, तो यहाँ पर जीवामूल्य हो गया। राम है खनति, यहाँ पर भी जीवामूल्य होगा, और राम है पातु तो ये उपदमान्य हो गया। वृक्ष है फलतु, यहाँ पर भी उपदमान्य हो गया। ठीक है ना, तो कुप वो च। ठीक है, आगे चलिए। तस्य परमामृडितम, पदच्छेद इसका हो गया तस्य षष्ठी विभक्ति का एक वचन, परम प्रथमा विभक्ति का एक वचन, आम्रेडितम प्रथमा विभक्ति का एक वचन रूप हो गया। अधिकार सर्वस्वे सर्वस्य द्वे तक इसका अधिकार जाता है। सूत्र का प्रकार क्या है और सूत्र की वृत्ति क्या है? द्विरुक्तस्य परमामृडितम स्यात्। इस सर्वस्व द्वे अधिकार में तब किसी शब्द का द्वित्व अर्थात दो बार उच्चारण या पुनरुक्ति होती है तो दो बार आए हुए शब्दों में जो दूसरा शब्द होता है उसे क्या कहते हैं? आम्रेडित संज्ञा दी जाती है। तो इससे कौन सी संज्ञा हुई? आम्रेडित संज्ञा हुई है। आगे चलिए। कान आम्रेडितम, कान लुप्त विभक्ति, आम्रेडिते सप्तमी एक वचन का रूप है ये, और अनुवृत्ति इसमें रू न की आ रही है। अधिकार में पदस्य पूर्वत्र सिद्धम संहितायाम अत्र अनुनासिक है पूर्वस्य तुवा। सूत्र प्रकार कानस्कारस्य रू शा आम्रेडिते। यदि कान शब्द का द्वित्व दो बार प्रयोग हो तो और दूसरा कान आम्रेडित हो तो पहले कान के अंतिम न के स्थान पर रू हो जाता है ना। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, यदि कान शब्द के बाद का द्वित्व यार दो बार प्रयोग हो रहा है कान और कान, ठीक है, तो दूसरा कान आम्रेडित, ये वाला क्या हो गया? आम्रेडित हो गया। तो पहले कान के अंतिम में जो पहला कान शब्द है उसका न है, वहां पर क्या हो जाएगा? रू हो जाएगा। और रू को फिर देखो स में दिखाई आपको दे रहा है, तो ये इस तरीके से यहाँ पर रूप चलेंगे। छे च पदच्छेद छे सप्तमी एक वचन में च अव्यम। अनुवृत्ति ह्रस्व ह्रस्वस्य तुक, ह्रस्वस्य तुक। ठीक है, तो अधिकार इसमें संहितायाम का अधिकार आता है और सूत्रवृत्ति ह्रस्वस्य तुक क्या कहता है ये कि यदि ह्रस्व छोटे स्वर के बाद संहिता में छ आए तो वहां तुक का आगम जोड़ देते हैं। जैसे स्वस्य, स्वस्य छाया, तो यहाँ पर देखो तुक का जोड़ दिया तो स्वत छाया है ना, और फिर स्वत छाया। इस तरीके से यहाँ पर रूप बन जाएंगे ना। बोलो हाँ, और पॉजिटिविटी के साथ में बनाते रहिए, अपने नोट्स बनाते रहिए। कुछ नहीं समझ में आए तो आप मुझे बताइएगा ज़रूर, है ना। और आपको ऐसे वीडियोज पसंद आए तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब करेंगे तो आगे से आगे जो भी वीडियोज होंगे आपको उपयोगिता उसके साथ आपको मिलते रहेंगे, वरना आप इनसे वंचित हो जाओगे। फिर है पदांतात द्वा, तो पदस्य पदांताद पदांतात, पदांतात पंचमी का एक वचन है और वह अव्यय पद है। अनुवृत्ति तुक छे दीर्घात,
अधिकार संहितायाम का इसका मतलब अधिकतर जो सूत्र है तो पूरा संधि प्रकरण में उसका अधिकार जाएगा ही। ठीक है, तो अधिकतर जो हम पढ़ रहे हैं उसमें संहितायाम तक कुछ सूत्रों के अधिकार जा रहे हैं। आगे देखिए, सूत्र की वृत्ति। देखो अधिकार जैसे कुछ नए व्यूअर्स हैं और जो ट्रेडिशनल संस्कृत से नहीं पढ़ रहे हैं और वो भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो जान ले कि सूत्र 6 प्रकार के होते हैं। एक अधिकार सूत्र होता है। अधिकार सूत्र क्या होता है कि यहाँ से यहाँ तक आपका अधिकार है। जैसे एक तरीके से आप लोग व्यवहार में इस तरीके से समझ सकते हो कि जिसका कार्य क्षेत्र होता है उस सूत्र का वहाँ से वहाँ तक अधिकार माना जाता है। ठीक है, आगे देखिए, यदि किसी शब्द के अंत में दीर्घ स्वर हो और उसके बाद संहिता में 6 आए तो वहाँ विकल्प से तुक या तय का आगम हो जाता है। जैसे प्रिया, छात्रा, तो यहाँ पर तुक का आगम हो गया, तो ता, तो प्रिया ता, और छा और ता को चा कर लिया तो प्रिया छाया और प्रिया छाया। इस तरीके से एक बार विकल्प से और एक बार पक्ष में रूप बन जाएगा। साछिन्नति, साछिन्नति और साछिन्नति। ठीक है, दोनों ही रूप आपके यहाँ पर बन जाएगा। अगला देखिए, मालिनी छंद, है ना, तो यहाँ पर भी एक बार विकल्प से और एक बार पक्ष में दोनों रूप इस तरीके से इस सूत्र में बन जाएंगे। बना लेंगे ना आप। देखो बहुत ही आसान है, लेकिन यहाँ पर आपको अभ्यास लगातार करते रहना चाहिए, क्योंकि कुछ विद्यार्थियों के लिए ये नया या फिर कुछ उदाहरण नए या क्लिष्टता आ सकती है, इसलिए बार बार अभ्यास करें। और आज के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।